तो फाइब्रोइल के बारे में मैं शुरुआत करूं। हम रेशम से कई तरह के घाव बनते हैं। तो फाइब्रोइल में क्या करता है, हम कुकुन से कीड़े को निकलने देते हैं। जब कीड़ा निकल जाता है तो जो कुकुन बचता है वो टूटा हुआ कोया रहता है और उस कोये से हम दो प्रोटीन अलग करते हैं, सेरिस्टिन और फाइब्रोइन। भारत की पहली और विश्व में कुछ कंपनियों में से है जो इस पे काम करती हैं। हमारे जो विज्ञान है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसको काफी प्रोत्साहन मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हम नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड के भी विनर थे 2020 में। वर्ल्ड वॉर 1 में जब नायलॉन की खोज नहीं हुई थी, उस वक्त वेस्ट बंगाल बरहामपुर एक जगह है, वहां पे एक सिल्क कमिश्नर थे जो पैराशूट की रस्सियां बनाया करते थे। फाइब्रोइन से हम वुंड हीलिंग करते हैं, इसीलिए कंपनी का नाम है फाइब्रो हील, हीलिंग थ्रू फाइब्रोइन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ राइजिंग भारत। और आज हमारे साथ हैं विवेक मिश्रा, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ फाइब्रो हील। वेलकम विवेक। थैंक यू राखी, नमस्ते एवरीवन। तो सबसे पहले विवेक, आप हमें बताइए फाइब्रो हील के मॉडल के बारे में। फाइब्रो हील क्या करता है, क्या उसके ऑपरेशंस है, क्या प्रोडक्ट लाइन है, सब कुछ, मतलब क्योंकि बेसिकली हमें समझाना है लोगों को कि फाइब्रो हील का काम क्या है। तो फाइब्रो हील के बारे में मैं शुरुआत करूं। हम सब सिल्क के बारे में जानते हैं। सिल्क यानी रेशम। सिल्क की साड़ियां बहुत फेमस है। हर शादी विवाह शुभ मंगल कार्य में कुछ न कुछ उसका योगदान रहता है। हम रेशम से कई तरह के घाव बनते हैं। सीधी भाषा में कहूं तो दिल के जख्म छोड़ के हम सारे जख्म भरते हैं रेशम से जी। क्या होता है, नॉर्मली जो रेशम का कीड़ा होता है वो एक कुकून में रहता है। साड़ी बनाने के लिए उसे खोलते हुए पानी में डाल दिया जाता है और वो धागा निकल आता है। वो धागा 700-800 मीटर तक होता है। और सिल्क के रिलेटेड बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातें भी हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में जब नायलॉन की खोज नहीं हुई थी, उस वक्त वेस्ट बंगाल बरहामपुर एक जगह है, वहां पे एक सिल्क कमिश्नर थे जो पैराशूट की रस्सियां बनाया करते थे। तो सिल्क एक ग्राम टू ग्राम सिल्क इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर 2, हम इससे दो प्रोटीन पार्ट अलग। हमारे केस में फाइब्रोइल में क्या करता है, हम कुकुन से कीड़े को निकलने देते हैं। जब कीड़ा निकल जाता है तो जो कुकुन बचता है वो टूटा हुआ कोया रहता है और उस कोये से हम दो प्रोटीन अलग करते हैं, सेरिस्टिन और फाइब्रोइन। फाइब्रोइन से हम वुंड हीलिंग करते हैं, इसीलिए कंपनी का नाम है फाइब्रो हील, हीलिंग थ्रू फाइब्रोइन। और इससे कई तरह के हम लोग घाव करते हैं, जैसे डायबिटिक अल्सर हो गया, बेड सोर हो गया, या इन्फेक्टेड वुंड्स हो गए, गन शॉट इंजरी हो गई, ब्लीडिंग इंजरी हो गई। और हम भारत की पहली और विश्व में कुछ कंपनियों में से है जो इस पे काम करती हैं। और हमारे जो विज्ञान है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसको काफी प्रोत्साहन मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हम नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड के भी विनर थे 2020 में। काफी सपोर्ट मिला हुआ है और आज हमें काफी खुशी की बात है कि ये प्रोडक्ट्स हमारे काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी अच्छे से घाव बन रहे हैं। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था फाइब्रो हील, मतलब आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इसको स्टार्ट करने की, और जो आपके दूसरे दो को फाउंडर्स हैं उनके साथ आपकी मुलाकात कैसे हुई, फिर जोड़ने कैसे स्टार्ट? बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। सो मैं ऑल्दो मेरा ग्रेजुएशन फार्मा और एमबीए है, मैं राइस सीड का बिजनेस लीड कर रहा था एक टाटा ग्रुप की कंपनी में। और एक जगह है धनतरी, छत्तीसगढ़ में, रायपुर से कुछ दूर। वहीं पे हम लोग कुछ खेत का वो देखने गए थे कि हमारे सीड कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और तभी हमने देखा एक चिड़िया एक चोंच मार रही है। एक फल के जैसे चीज था जिसे हम लोग अमड़ा के नाम से जानते हैं, कुछ खट्टा चीज जो अमड़ा बोला जाता है, उसी तरह की चीज में। और जब वहां के जो लोकल आदमी ने बताया कि सर ये कुकुन है, इसे साड़ियां बनती है, तो काफी मैं फैसिनेट हुआ कि एक कुकुन जो है वो, और वो बिल्कुल मतलब वो हंटेड सिल्क होता है, वो टसर सिल्क था। फिर वहां आने के बाद हम लोग, ये 2013 की बात है, फिर इस एरिया में हमारा रिसर्च में इंटरेस्ट शुरू से था। फिर आने के बाद से आप बाकी समय में जब आप आते हो तो आप फिर पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत शुरू किया मैंने। जब थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते आप देखिए तो आपको पता चला कि बहुत पोटेंशियल है। बहुत कुछ लोगों ने थोड़ा थोड़ा रिसर्च करके छोड़ दिया है, कोई भी आगे मतलब बढ़ा नहीं है। सबने लिखा हुआ है कि मे बी, कैन बी, कुड बी, वुड बी, दिस सिल्क कैन डू दिस। फिर मैं CSRDA मैसूर गया और उसी वक्त इंडियन एयरफोर्स के कमांड हॉस्पिटल के एक सर्जन थे जिनसे मेरी मित्रता थी। और उन्होंने मेरे पहले को फाउंडर भरत टंडन से मैच मेकिंग, उन्होंने कहा कि यार आप इनसे मिलिए, आप यंगस्टर हो, कुछ करना चाहते हो और ये सीनियर है जिन्होंने कुछ किया हुआ है, तो आप दोनों साथ में मिलिए। तो भरत टंडन और हम साथ में ज्वाइन हुए बिकॉज ऑफ वो रिटायर हो गए हैं मेजर जनरल साहब की वजह से। और फाइनली हम दोनों की ट्यूनिंग अच्छी बैठी। मैं एक अर्ली 20s का लड़का था, वो एक लेट 50s के इंसान। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी रेयर। करेक्ट, या एक्सपीरियंस एंड द पैशन कमिंग टुगेदर। एंड 2014 से हम लोगों ने रिसर्च स्टार्ट की साथ में। उन्होंने एक कंपनी बिल्ड की थी और मैं बचपन से जैक मा को फॉलो भी करता था, जो एंड ग्रुप चेयरमैन भी थे। और चाइना की काफी बड़ी हस्ती है जैक मा।
जिन्होंने, जी। तो उनसे मैं मोटिवेट हुआ। उन्होंने कहा था कि शुरू में आपको बहुत अच्छे मेंटर की जरूरत पड़ती है, बाकी चीजें हो जाती है। डोंट फोकस ऑन अर्निंग बट फोकस ऑन लर्निंग। 30 के उम्र के पहले आप फोकस ऑन लर्निंग। और वो ध्यान में रखते हुए मुझे भी लगा कि बहुत अच्छी चांस होगी, सीखने को मिलेगा, और कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट आप जॉब में तो कभी भी वापस जा सकते हो, कोई ना कोई तो आपको हायर कर ही लेगा। इस थॉट प्रोसेस के साथ हम लोगों ने 2014 में रिसर्च शुरू किया और 2017 में हम लोगों ने कंपनी फ्लोट की। तो फाइब्रो हील जो है वो 2017 में फ्लोट हुई, और फिर जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा था तो हमने 1 जुलाई से ऑपरेशन शुरू किया। फिर सारे जो रेगुलेटरी, क्योंकि ये इंडिया, ये जो सिल्क था ये किसी ने पहले किया नहीं था, हम पहली कंपनी थे जिन्होंने किया हुआ है मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए। तो अप्रूवल के भी समय लगे, लेकिन आज की डेट पे सब चीजें ठीक है। आज 700-800 हॉस्पिटल्स यूज कर रहे हैं, तो ये काफी खुशी है कि हमने एक विज्ञान वाले कॉन्सेप्ट को मार्केट में रियलिटी बना के लेके सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। ग्रेट। तो आपने ये जो सिल्क बेस्ड आप वूंड केयर करते हैं, इसका आपने गैप जिसे हम कहते हैं मार्केट गैप, वो कैसे आइडेंटिफाई किया कि लाइक ऑलरेडी एक ऑप्शंस थे ही मार्केट में, राइट? और उनसे ये कैसे डिफरेंट है वो भी हमें समझाइए। बहुत 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 ही उम्दा सवाल आपने पूछा। हम जब कई सारे सर्जन से बात की, किसी भी कोई भी जो स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, उनको सबसे अधिक समय अपने कस्टमर के साथ बिताना चाहिए और उनके पेन पॉइंट या उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए, जो आपने मुझसे पूछा। हम भी जब कई सारे सर्जन से मिले तो एक चीज समझ में आया कि वो डोनर साइड पे नॉर्मल गॉज लगाते हैं, जो लिक्विड पैराफिन या वैसलीन समझिए सिंपल भाषा में, लिक्विड पैराफिन या वैसलीन जो है उसको गॉज के ऊपर लगाते हैं ताकि वो घाव को चिपकने ना दे, घाव बॉडी अपनी हीलिंग करे। वहां पे हमको गैप दिखा कि जो घाव 18 दिन में भरते हैं वो कम समय में भी भरा जा सकता है, और सिल्क में वो प्रॉपर्टीज थी। तो हमने एक ड्रेसिंग बनाई उस पे सिल्क की कोटिंग के साथ, वो हम सर्जन्स के पास लेके गए और इनिशियली उसकी सेफ्टी एफिकेसी के बाद, और वहां हमने देखा कि जो घाव यूजुअली डोनर साइड में या डोनर साइड के 18 दिन में भरते हैं, वो हमारी ड्रेसिंग 9 दिन में भर रहे थे। मतलब एक तो बॉडी अपना काम कर ही रही है, लेकिन पैरेलली जो सिल्क है वो स्कैफोल्ड की तरह काम कर रहा है, जिससे सेल अटैचमेंट होकर घाव जल्दी भर जा रहा है। अब अगर आप एक 50 रुपए की ड्रेसिंग के साथ अगर आपकी घाव भर रही है 18 दिन में, और 150 की ड्रेसिंग के साथ 9 दिन में भर रही है, तो हॉस्पिटल कॉस्ट 9 दिन का बहुत ज्यादा होता है। तो कंपैरेटिवली देख करके बेनिफिट दिखा, प्लस सर्जन्स भी दंग रह गए कि, और एक ड्रेसिंग काफी थी। और निकलते वक्त क्या होता है कि निकलते वक्त आप सलाइन मोटर डालिए, हमारा बहुत सिल्क जो होता है नॉन एडहेरेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से बहुत आराम से निकल जा रहा था। ये गैप हमने आइडेंटिफाई की। फिर जब हम मूव किए तो बर्न का एरिया पता चला। फिर हम थोड़े और गए अंदर तो पता चला कि सिजेरियन में इंडिया में 47 शहरों में 100 में से मतलब समझिए 47 केस सिजेरियन के होते हैं, तो वो एक बड़ा मार्केट हुआ। फिर जो इन्फेक्टेड साइट हुए, फिर हमने काफी सारे कोलैबोरेट किए बड़ी बड़ी साइंस इंस्टीट्यूट के साथ, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, IIT, और इस तरह से हमारा प्रोग्रेस होता रहा, बढ़ता रहा, और आज की डेट पे हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव वुंड केयर का बास्केट है हमारी खुद की इनोवेटिव पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के साथ, और आज प्रोडक्ट्स काफी अच्छे काम कर रहे हैं, जो कि परफॉर्मेंस हमारे साइंस विज्ञान और परफॉर्मेंस की वजह से हम जाने जाते हैं। तो आपका मेन फोकस किस पे रहता है, लाइक कंज्यूमर सेल्स पर या फिर हॉस्पिटल और क्लिनिक्स पर? मोस्टली हमारा फोकस हॉस्पिटल्स पे है एट द मोमेंट, क्योंकि हम जिस बिजनेस में आए हैं वो बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है, और ट्रस्ट मतलब जब आपका प्रोडक्ट बार बार वो डिलीवर करे जो वो प्रॉमिस कर रहा है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा घाव सिजेरियन को इन्फेक्ट नहीं होने देगा, अगर हमारा डायबिटिक अल्सर को इस तरह से भरेगा, तो वो उसे डिलीवर करके दिखाना है। तो शुरू में हम इस पे जा रहे हैं, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कुछ प्रोडक्ट्स हमारे रहेंगे जो सिल्क के दूसरे प्रोटीन है सेरिसिन से, जिससे हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह के स्पेस में भी आएंगे फ्यूचर में। लेकिन एट दिस मोमेंट हम लोग हॉस्पिटल्स फोकस जा रहे हैं। विवेक, अभी आपने एक प्रोडक्ट मेंशन किया, आई डोंट नो द करेक्ट नेम, तो आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में मेरे को बताइए, कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके और वो कैसे कैसे काम करते हैं? नॉट एवरीथिंग, सारे नहीं, बट 2-3 मेन प्रोडक्ट्स जो हैं। तो हमारे पास 4-5 बड़े वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं। ये सब ब्रांड फाइब्रो हील के नाम से आता है, और अक्सर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट का इनिशियल फाइब्रो नाम से होगा। जैसे अगर कोई स्प्रे रहा तो फाइब्रो मॉइस्ट स्प्रे, पाउडर रहा तो फाइब्रो हील एजी पाउडर, वो फाइब्रो नाम रहता है जो फाइब्रोइन से डिराइव होता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं कुछ जैसे हमारी कुछ ड्रेसिंग्स हो गई, कुछ स्प्रे हो गए, एंटी माइक्रोबियल स्प्रे हो गए, जो किसी तरह के कट्स, घाव या वुंड जो नहीं भर रहे हैं या इन्फेक्ट होने से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे पास कुछ क्रीम्स और पाउडर्स हो गए जो कि जो डीप कैविटी एरिया होता है, जैसे कई सारे घाव होते हैं जिसमें काफी गहराई होती है, उन गहराई में उन्हें भरा जा सकता है। हमारे पास फोम्स वगैरह की ड्रेसिंग है जो जहाँ पे कि बॉडी के कई सारे पार्ट होते हैं जहां से पस काफी ज्यादा निकलता है, तो उन सारे चीजों के लिए भी हमारी ड्रेसिंग्स आती हैं। और अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है कुछ ऐसा चीज जो कैसे भी ब्लीडिंग, एक्सीडेंटल ब्लीडिंग या कट ब्लीडिंग या इवन गनशॉट इंजरी की ब्लीडिंग है, उसको 2 मिनट में रोक सकता है। वो हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ डेवलप किया है,
वो फाइब्रो प्लग ब्रांड नेम में आता है, अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, इंडियन आर्मी उसकी बड़ी यूजर है। बट इस तरह के कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं और सब हम लोग सिल्क के डेरिवेटिव से बनाते हैं, जिसमें हम सिल्क वर्म को नहीं मारते हैं। ग्रेट, क्योंकि मेन लोगों का जो कंसर्न रहता है आजकल की एनवायरनमेंट या फिर जो भी हमारा लोकल नेचर है उसको डिस्टरबेंस ना हो, कि हमें भाई सिल्क से कपड़ा बनाना है तो हम उसको सिल्क वर्म को मार दें, या फिर उसके बाद हम उसको शो ऑफ कर रहे हैं कि हमने बहुत सुंदर सिल्क की साड़ी पहनी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात बताया कि बिना सिल्क वर्म को मारे ये प्रोसेस होता है। आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होता है? जो हमारे कुछ स्पेसिफिक किसान होते हैं जिनसे हमारी कोलैबोरेशन है, जिन्हें हम पैकेज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं कि ये पैकेज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस आपको फॉलो करने हैं, पानी में हैवी मेटल्स ना हो, और हम अलाउ करते हैं जो मैंने बताया कि साड़ियों के लिए आपको कीड़ा रहते हुए खौलते पानी में डालना पड़ता है तो धागा निकलता है, हम कीड़ा को बटरफ्लाई बनने देते हैं और कीड़ा कोकून तोड़ करके निकल जाता है, फिर वो मेल फीमेल की मेटिंग एक प्रोड्यूस और वो नेचुरल डेथ अपनी वो होता है। जो उसका एम्प्टी खाली कोकून है, यहाँ तक किसान वेट नहीं करता है, क्योंकि किसान को लगता है कि किसान के लिए वेस्ट हो गया, तो हमारे लिए हम उसके लिए 3-4 गुना ज्यादा दाम देते हैं। तो कई बार इवन मैं अपनी टीम से मजाक में कहता भी हूँ कि हमारे पीएम साहब बोलते हैं डबलिंग द फार्मर इनकम एंड आई एम क्वाड्रपलिंग द फार्मर इनकम, 4 गुने हाइयर प्राइस में मैं दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स हमारी कंजम्पशन लिमिटेड है, लेकिन अगर मैं देखूं तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छा आय का स्रोत है अगर आप देखिए, और हमें बहुत खुशी होती है कि अगर हम 500-700 किसानों की लाइफ में इम्पैक्ट ला पाए तो ये एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन है बियॉन्ड जो पेशेंट्स रहे। और अगर मैं दूसरी बात देखूं तो वो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं। कर्नाटका इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सिल्क वाला स्टेट है, इसलिए हम बैंगलोर बेस्ड हैं। इसके अलावा हमारे कई सारे अलग अलग स्टेट जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्रा, असम, ये सब में हमारे कनेक्शन है जहां से हमें कोकून के सोर्सिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है हमें, क्योंकि इंडिया में 35,000 मेट्रिक टन प्रोड्यूस होता है और अभी तक हम 3 मेट्रिक टन यूज नहीं कर रहे हैं। तो अभी आपने बताया कि आप 4 गुना ऑलमोस्ट पे करते हैं जितना लोग सिल्क खरीदने के लिए या सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं, राइट? तो आप कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हुए फिर प्रोडक्ट्स? लाइक फिर तो कॉस्ट नॉर्मल प्रोडक्ट्स जो और किसी उससे बनते होंगे मटेरियल से या केमिकल से, तो उनसे वो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हुए? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने राखी। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों हुए? क्योंकि उस प्रोटीन, सपोज कीजिए हमने 1 केजी कोकून लिया, उससे सर्टेन अमाउंट हमें प्रोटीन मिला जो हमारे यूज का है, और उस प्रोटीन का सर्टेन पार्ट हमारे प्रोडक्ट में गया, पूरा 1 केजी हमारे एक प्रोडक्ट में नहीं गया। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर सपोज कीजिए आप एक ड्रेसिंग यूज कर रहे हो जो आपको 350 रुपए की आती है, सेम ड्रेसिंग में इस इनोवेशन के साथ आपको 280 रुपए में दे पा रहा हूँ, स्टिल फ्रॉम ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू यू आर सेविंग मनी। और मैं कितना भी इनोवेट कर रहा हूँ फिर भी मेरे प्रोडक्ट में मेरे लिए भी मार्जिन बच रहा है और मेरे लिए, मेरे एम्प्लॉय लोगों के बेनिफिट के लिए भी बच रहा है। तो वो आप प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर इंपोर्टेड, और जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट होते हैं, तो जो भी मल्टीनेशनल्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई मार्जिन पे काम करते हैं। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं अपना मार्जिन रखते हुए भी मेरे पास ऑप्शन बचता है कि मैं बाहर दे सकूं, क्योंकि वो प्रोडक्ट का सर्टेन पार्टी मेरे प्रोडक्ट में जाता है। तो इस वजह से जो आपने कहा कि भले मैं किसान को 4 गुना दे रहा हूं, लेकिन 1 केजी कोकून से मेरे सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट के बनते हैं, तो जिसपे कॉस्ट स्प्रेड हो जाता है और बहुत हैवी लोड नहीं आता है, जिसकी वजह से हम काफी वैल्यू फॉर मनी भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ग्रेट विवेक, आपने स्टार्टिंग में गवर्नमेंट का मेंशन किया था कि गवर्नमेंट ने आपको बहुत सपोर्ट किया, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और सब्सिडीज ने आपके बिजनेस को कितना और कैसे सपोर्ट किया है? तो गवर्नमेंट की काफी अच्छी स्कीम्स आई हुई है, मैं काफी गुजार हूँ जिस तरह से गवर्नमेंट आगे फॉरवर्ड आके आजकल हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ कर्नाटका गवर्नमेंट की बात करूँ, मुझे सपोर्ट मिला था एलिवेट 100 के अंदर कर्नाटका गवर्नमेंट से, जिसमें उन्होंने 50 लाख का ग्रांट दिया था। उसके बाद बायरेक्ट एक संस्था है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए काफी ग्रांट्स देती है, जैसे बिग हो गया, सिबरी हो गया, वीआईपीपी हो गया, कई सारे ग्रांट्स है, पीस प्रोडक्ट कॉमर्शियलाइजेशन प्रोग्राम हो गया। इसके अलावा कई सारे वो इक्विटी राउंड्स के चलाती हैं अपने इनक्यूबेटर्स के थ्रू। इसके अलावा आप कई सारे अवार्ड भी जीत सकते हो जिसमें कैश प्राइसेस हैं। तो पर्टिकुलरली मैं लास्ट 7-8 साल में जो मैंने देख रहा हूँ कि काफी सारे नए एवेन्यूज खुले हुए हैं। अगर आप स्केल अप कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है जो आपको सपोर्ट करेगा सॉफ्ट लोन के साथ में। और मैं बताऊं कि मैं जो गवर्नमेंट संस्थाएं कैसे हेल्प की है, कि मैं कर्नाटका गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, बायरेक का सपोर्ट मिला डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, फिर हमें वहीं से सीकैम्प का सपोर्ट मिला अंडर लीड प्रोग्राम लॉन्चिंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। हम थोड़े आगे गए तो हमें यहाँ कर्नाटका गवर्नमेंट का जो एक वीसी फंड आर्म है, इवन गवर्नमेंट अपना एक वीसी फंड, वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया हुआ है, किडवन फंड के नाम से, उसने सपोर्ट किया।
थोड़ी आगे गए तो एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने हमें चुना अपने एक प्रोग्राम उभरते सितारे के अंदर। उभरते सितारे वो प्रोग्राम है जिसमें वो बहुत से इनोवेटिव और साइंस ड्रिवन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं जो फ्यूचर में एक्सपोर्ट चैंपियंस बन सके और फ्यूचर में जिनकी टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में जा सके। तो उभरते सितारे के अंदर उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। तो इस तरह से काफी सारे सपोर्ट बनता गया, और जब आप अच्छा काम करते हो तो लोग कहीं ना कहीं से जुड़ते जाते हैं। आपको बस वो ग्राइंडिंग चालू रखनी पड़ती है, लोग जुड़ते जाते हैं, सपोर्ट होता जाता है। ग्रेट। आप लोग अपने मार्केटिंग पे कैसे ध्यान देते हैं? लाइक क्या मार्केटिंग का आपका कॉस्ट रहता है, क्या आपकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज है, उसके बारे में बताइए। तो अभी हमारे लिए जो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट, और जो ट्रस्ट होती है वो कैन बी। तो अभी हमारे लिए जो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट, और जो ट्रस्ट होती है वो कैन बी बिल्ट ओनली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जब तक वो समय नहीं बिताओगे वो विश्वास नहीं आएगा। तो हमारे लोग जो है वो सर्जन से मिलते हैं, बात करते हैं, कई सारे कॉन्फ्रेंसेज में हम लोग प्रेजेंट रहते हैं, जो सर्जन स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंसेज होता है, जैसे कि प्लास्टिक सर्जन, डायबिटिक फुट अल्सर कॉन्फ्रेंस, या फिर आप देखिए कि ऑल इंडिया गायनिक और ओबीजी के, या किसी स्पेसिफिक ट्रॉमा कॉन्फ्रेंस, इस तरह में हम लोग प्रेजेंट रहते हैं। और कई बार हम साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस भी देते हैं, क्योंकि हमारे जो कस्टमर या क्लाइंट बेस बताइए। तो अभी हमारे लिए जो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट, और जो ट्रस्ट होती है वो कैन बी बिल्ट ओनली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जब तक वो समय नहीं बिताओगे वो विश्वास नहीं आएगा। तो हमारे लोग जो है वो सर्जन से मिलते हैं, बात करते हैं, कई सारे कॉन्फ्रेंसेज में हम लोग प्रेजेंट रहते हैं, जो सर्जन स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंसेज होता है, जैसे कि प्लास्टिक सर्जन, डायबिटिक फुट अल्सर कॉन्फ्रेंस, या फिर आप देखिए कि ऑल इंडिया गायनिक और ओबीजी के, या किसी स्पेसिफिक ट्रॉमा कॉन्फ्रेंस, इस तरह में हम लोग प्रेजेंट रहते हैं। और कई बार हम साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस भी देते हैं, क्योंकि हमारे जो कस्टमर या क्लाइंट बेस बताइए वो सर्जन्स हैं। इनिशियली सर्जन्स को बिलीव करना होता है कि हाँ, प्रोडक्ट ये काम करेगा और मेरे पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होगी। पेशेंट को होना पड़ेगा, तभी जाके वो स्विच करते हैं यूजुअली। यही समय है कि थोड़ा हमें समय भी लगता है मार्केट पेनिट्रेट करने में। बट एक बार आप, तो अभी हमारे लिए जो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट, और जो ट्रस्ट होती है वो कैन बी बिल्ट ओनली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जब तक वो समय नहीं बिताओगे वो विश्वास नहीं आएगा। तो हमारे लोग जो है वो सर्जन से मिलते हैं, बात करते हैं, कई सारे कॉन्फ्रेंसेज में हम लोग प्रेजेंट रहते हैं, जो सर्जन स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंसेज होता है, जैसे कि प्लास्टिक सर्जन, डायबिटिक फुट अल्सर कॉन्फ्रेंस, या फिर आप देखिए कि ऑल इंडिया गायनिक और ओबीजी के, या किसी स्पेसिफिक ट्रॉमा कॉन्फ्रेंस, इस तरह में हम लोग प्रेजेंट रहते हैं। और कई बार हम साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस भी देते हैं, क्योंकि हमारे जो कस्टमर या क्लाइंट बेस बताइए वो सर्जन्स हैं। इनिशियली सर्जन्स को बिलीव करना होता है कि हाँ, प्रोडक्ट ये काम करेगा और मेरे पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होगी। और उसके लिए हम लोग भी तैयार रहेंगे। अभी रिसेंटली हमने एक फंड रेज भी किया, और हम लोग आने वाले 6 महीने के अंदर एक और अच्छा राउंड रेज करने वाले हैं, पोस्ट कुछ हम लोग उन सब सेक्टर्स पे भी ध्यान देना शुरू करेंगे। ग्रेट। तो आपने बताया था शुरुआत में कि कुछ ही आप उन कंपनीज में से हैं जो इस चीज पर काम कर रहे हैं। तो आपके और कौन से कंपेटिटर्स हैं इंडिया में और ग्लोबली? तो इंडिया में कुछ मेजर हमारे कंपटीशन डायरेक्टली नहीं है, लेकिन अगर आप ग्लोबल स्केल पे देखो तो कुछ कंपनीज है जो इस पे काम सिल्क पे करना चाह रही हैं, जिसमें से सिल्क थेरेप्यूटिक्स के नाम की एक कंपनी आती है जो कि यूएस बेस्ड है। अगेन कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी है सिल्क नाम की, SYLKE, और हमारे जर्मनी बेस्ड एक कंपनी है फाइब्रोथीलियम के नाम से। सो ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि अगर हमारे कुछ कंपटीशन जो है वो हमारे ग्लोबल कंपनीज के हैं, क्योंकि जर्मनी और यूएस हमेशा टेक्नोलॉजी में काफी डेवलप्ड माना गया है। लेकिन आज अगर, और हमें खुशी की बात यह है कि ये सब कंपनीज 2020 और 21 में शुरू हुई है, और हम 2018 में शुरू हुए हैं। तो ये ऑल्सो एक बहुत खुशी की बात देता है कि लोग हमें भी फॉलो कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी राखी कि बहुत सारी ये सब कंपनीज हमें रीच आउट किए हैं, कई तरह से एसोसिएट होने के लिए, कई तरह से। तो ये मतलब जो फिनेंशियल एंगल है साइड, बट वो जो सेटिस्फेक्शन होता है कि जब जर्मनी के लोग आपकी टेक्नोलॉजी लेना चाहें, यूएस के लोग आपकी टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट करना चाहें, तो वो एक सेटिस्फेक्शन अलग रहता है कि आपने कुछ तो सही काम किया है। तो वो सेटिस्फेक्शन हम लोगों को भी है। और ये कुछ कंपनीज है जो काम कर रही हैं, जो सिल्क बेस्ड बैंडेज बना रही हैं, लेकिन किसी के पास उतना कॉम्प्रिहेंसिव रेंज नहीं है जितना हमारे पास है, और किसी के पास उतने प्रोडक्ट्स भी नहीं है, प्लस उतना पेशेंट का डेटा भी नहीं है जितना हमने पेशेंट्स को ट्रीट किया हुआ है। तो वो अर्ली मूवर एडवांटेज हमारे पास है। तो अभी आपने बताया कि ग्लोबली अगर हम लोग एज एन इंडियन, एज अ कंट्री, हम लोग किसी तो फॉरेन कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं किसी चीज़ के लिए, सो दैट्स ग्रेट। तो जब आप स्केलेबिलिटी पे बात आती है, जब हम ग्लोबली स्केलेबल कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? आपने वो लोग आपके पास आए हैं लेकिन ऑन देयर ओन, बट स्टिल ग्लोबली कुछ आपने ऐसे चैलेंजेस फेस किए? तो ग्लोबली चैलेंज आते हैं, जैसे अगर आपको डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे यूरोपियन या यूरोप में जाना पड़ा,
तो उसके लिए आपको कन्फर्मेंट यूरोपियन का सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, सीई सर्टिफिकेशन कहा जाता है, सीई, जिसे कन्फर्मेंट यूरोपियन। ये काफी एक्सपेंसिव होता है, ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 करोड़ रुपए पर प्रोडक्ट अप्रूवल कॉस्ट है। तो एक स्टार्टअप के लिए अगर आप 4 प्रोडक्ट अप्रूव करा रहे हो तो आपके 6 करोड़ रुपए गए। 6 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता है, तो ये काफी एक्सपेंसिव होता है। सेम वे अगर आप यूएस एफडीए या 510 के लिए जा रहे हो तो जो रेगुलेटरी और अप्रूवल कॉस्ट होते हैं मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स के इन सब कंट्रीज में, वो काफी हाई होते हैं। और उसमें कोई आप तो कई बार चाहते हुए भी, जैसे अभी भी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं इन सब जगह में तुरंत जाने के लिए, प्रॉब्लम मुझे अभी भी 18 महीने लगेंगे जब मैं यूरोप में अपने प्रोडक्ट्स, सो मैं कोलैबोरेट रिसर्च लेवल पे कर पाऊंगा, लेकिन प्रोडक्ट्स में अपने ब्रांड नेम में वहां नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि जब तक आपको सीई सर्टिफिकेशन नहीं आ जाती है। तो ये सारे कुछ बैरियर्स हैं, और बैरियर्स का ये सब कुछ कॉस्ट है जो आपको एब्जॉर्ब करने होते हैं सही समय पे। और अभी हमने एक स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट भी बनाया अपना बैंगलोर में। हम अभी आपको अपने नए प्लांट से ही बात कर रहे हैं। तो एक स्टार्टअप की जिंदगी में ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जब आप एक अपनी फुल फ्लेज बड़ी प्लांट बनाते हो, जो आप अगले 7 से 8 साल को विजुअलाइज करते हुए जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। तो वो देखते हुए हमें खुशी है कि फाइब्रो हिल में हमारा बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे से तैयार है, चाहे वो कोकून प्रोसेसिंग हो, सोर्सिंग हो, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन हो, डिजाइन हो, या स्केल अप का जो पार्ट हो। तो अब हमें मार्केट ग्रैबिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो ये सब चीजें जो है वो जब मैं जर्नी लुक बैक करता हूं तो हमें भी नहीं पता है हमने कितनी चीजें अचीव की हैं, लेकिन बहुत खुशी और बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि 2018 से अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए। अभी आपने एक सर्टिफिकेशन की बात की, सीई सर्टिफिकेशन, जो आप जब ग्लोबली मतलब आई गेस लॉन्च करते प्रोडक्ट्स, तब आई गेस यू रिक्वायर। इंडिया जब आप ऐसी कोई कंपनी डेवलप कर रहे हैं या बना रहे हैं, स्टार्टअप कंपनी खोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या पेटेंट्स या क्या इंटेलेक्चुअल राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स चाहिए होते हैं, या आपने जो अपडेट कर रखे हैं वो कैसे मिलते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, उस सब के बारे में बताइए। तो इंडिया में जब आप लॉन्च करते हो तो इंडिया में कहा जाता है इंडियन एफडीए, जैसे यूएस एफडीए होता है वैसे इंडिया का इंडियन एफडीए होता है, जिसे सीडीएसयू कहा जाता है, और ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आपके प्रोडक्ट को ऑथोराइज करता है कि आप ये प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हो सर्जन्स के साथ। सो हमें हमारी अप्रूवल 2020 में सीडीएसयू ने हमारे प्रोडक्ट्स को ऑथराइज किया, और भगवान हम लोग की और लंबी परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उस वक्त कोरोना वेव 1 और वेव 2 भी था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पूरी अच्छी तरह से तैयार हो कि आप प्रॉपर्ली मार्केट में जाओ। सो 2022 से हम फुल फ्लेज्ड मार्केट में आना शुरू हुए, क्योंकि 2020 और 21 तो कोरोना में चला गया था। 2020 में हमें ऑथराइजेशन मिला, 2020 और 21 कोरोना में था जब हॉस्पिटल एंट्रीज मुश्किल से हुआ करती थी। 2022 से हम लोग मार्केट में आना शुरू किया, और हमें आज खुशी है कि 700-800 हॉस्पिटल्स यूज कर रहे हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट अप्रूवल है वो है सीडीएसयू का, या ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल। तो वो ऐसे मेडिकल प्रोडक्ट्स को अप्रूव करते हैं। ठीक, तो अभी आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था आपने कि कुछ प्रोडक्ट्स आपने मेंशन किए थे, इनके अलावा भी अभी आप अभी आपने ये भी बताया कि आपने एक नया भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है 4 to 6 months पहले। कोई और भी आप इस और स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम पे, या कुछ और आप अपना चेन खोला जाए इसके अलावा कुछ एक्सपैंड करने के लिए? सो हमारी काफी स्ट्रॉन्ग आर&डी सेटअप है। आर&डी टीम हमारी काफी प्रोजेक्ट्स पे काम करती है पैरेलली, जो अगले 36 से 48 महीने में मार्केट में हिट करेगा। और कई सारे जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं या बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो इंपोर्ट करके अभी बेच रहे हैं इंडिया में, उन सब का रिप्लेसमेंट भी हम लोग लेके आएंगे। उन सब के काफी चीजें हम लोगों ने वर्कआउट किया हुआ है देख करके, और कई सारे जगह पे हमें काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हुए हैं। तो ये देखते हुए हमें काफी हम लोग एक्साइटेड हैं इस स्पेस में जाकर के, और यही रीजन है कि हमने जो छोटा सा फंड रेज अभी किया और आगे जो एक और करने वाले हैं, इसके साथ में हम मतलब पूरे दमखम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मेडटेक स्पेस की हम एक बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स दे, जो कि हमारे सर्जन्स और जो हमारे लोग हैं उनका बेनिफिट दे सके। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो विजन है कि $11 बिलियन इंडस्ट्री जो है मेडिकल डिवाइसेस की, उसे $50 बिलियन तक कैसे 2030 तक पहुंचाया जाए। तो हम भी उसमें अपने 2 सेंट हम भी उसमें अपना देंगे बाय ब्रिंगिंग वेरियस प्रोडक्ट्स, सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स। और मैं भी उसमें जो कुछ भी अपनी 2 कदम जो उसमें ऐड कर पाऊंगा वो मैं करूंगा। और हम लोग इस दिशा में काफी स्ट्रॉन्ग आर&डी कर रहे हैं। हम लोग काफी स्ट्रॉन्ग टीम है हमारे 25+ इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन है, मेजर IIT, IISc, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, इन सब के साथ, इंक्लूडिंग ग्लोबली कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ। तो काफी सारे आने वाले समय में आप प्रोडक्ट देखोगे जो नए कई अलग अलग इंडिकेशंस के लिए आने वाले हैं। ग्रेट विवेक, अभी हम लोग जब B2C की बात कर रहे थे, आने वाले टाइम में आप कुछ B2C में मार्केट में एंटर करने का सोच रहे हैं,
तो चलिए, सर्जन्स जो हैं उनको ये बात समझ में आ सकती है कि they have that level of technology, they have that level of intellectuality, कि उनको समझ में आ जाएगी बात कि ऐसा एक प्रोडक्ट है, सो एंड सो प्रोडक्ट है, वो ऐसे काम करता है. बट कस्टमर्स, नॉर्मल हम जैसे जो लेमैन है, उन्हें ट्रस्ट में, मेरे को भी इससे पहले भी पता नहीं था इसके बारे में कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. क्योंकि हो सकता है कि हमने शायद मेडिसिन देखी हो, हमने यूज की हो, बट वी डोंट नो कि वो कहाँ से आई है, क्या उसका प्रोसेस है. तो कस्टमर्स पे ट्रस्ट की जो हमने बात की थी, कस्टमर्स पे ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल है. क्योंकि अगर आप उनको एकदम से बताओ कि भाई ये सिल्क से आया हुआ, तो उनको भरोसा ही नहीं होगा कि यार ऐसा भी कुछ होता है. तो कस्टमर्स को आप ट्रस्ट दिलाने के लिए मतलब कैसे वर्क करेंगे उस पे कि कस्टमर्स को भाई ट्रस्ट हो जाए? कुछ हद तक तो वो ट्रस्ट फैक्टर आपके राइजिंग टीवी के आने की वजह से भी हमें मिल जाएगा. जो राइजिंग टीवी अपने आप में ब्रांड है, उस पे अगर हम आए हैं तो इसका कुछ ट्रस्ट हमें आउटराइटली वहां से मिल जाएगा. इसके अलावा हम लोग स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर, स्कार के ऊपर काम कर रहे हैं. कुछ प्रोडक्ट्स हमारे गए हुए हैं जो करेंटली गायनेकोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो जिन्होंने यूज किया हुआ है, वर्ड ऑफ माउथ से बड़ा प्रमोशन कुछ नहीं होता है वर्ल्ड में. जो इंसान का एक्सपीरियंस होता है उससे बड़ा कुछ नहीं होता है. जिन पेशेंट्स पे ट्रीट किया गया है और जिनका स्कार और स्ट्रेच मार्क्स कम हुआ है, वो हमारे सबसे बड़े एडवोकेट होंगे. पॉइंट नंबर 1. नंबर 2, जब हम B2C सेगमेंट में आना चाहेंगे तो हम भी काफी जो चीजें होती हैं, जैसे आपके मेट्रो में प्रमोशंस हुआ, या जैसे बहुत सारे नेसेसरी कोलैबोरेशंस हुए, बहुत सारे जैसे कुछ मेले हुए, या कई सारे स्टूडेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हुए, या बहुत सारा जो सोसाइटीज में प्रोग्राम्स होते हैं, या अगर उस तरह के हमारे पास बजट और फंड्स अलाउ किए तो शायद हम टीवी एडवर्टाइजमेंट तक भी उस स्पेस पे कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए आ सकते हैं. थोड़ा वो समय अभी मुझे लगता है कि अभी कुछ समय लगेगा वहां तक जाने में. बट डेफिनेटली जो आपने पॉइंट बोली कि हमें मार्केट एजुकेशन के ऊपर हमें बहुत सारा समय देना पड़ेगा. और एज ए कंपनी वो सबसे पेनफुल और सबसे टफ पीरियड होता है जब आपको लोगों को एजुकेट करके और तब सेल करना हो. लेकिन हम उसमें एक्सपीरियंस और आज तक हमने वही किया हुआ है. तो आगे कस्टमर ओरिएंटेड में जैसा मैंने बताया कि ये हम करेंगे. और इसके अलावा डेफिनेटली हम लोग बैक ऑफ नहीं करेंगे अगर हमें मार्केट में ट्रैक्शन दिख रहा है और अपॉर्चुनिटी है और अगर बजट्स हमारे पास अवेलेबल हैं. और ऐसे ही ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ट्रस्ट बिल्ड होते होते हो जाता है. जैसे आप हमें रीच आउट किए और आज हम राइजिंग टीवी में हैं, तो ट्रस्ट बिल्ड हुआ. ऐसे ही बिल्ड होता चला जाएगा और लोग जुड़ते चले जाएंगे. और आज से 5 साल बाद जब आप जर्नी, जैसे मैं 2018 की जर्नी 2024 में देखता हूँ तो मैजिकल लगती, वैसे ही जर्नी जब आज से 3 साल बाद देखूंगा तो एक अलग तरह की जर्नी होगी. ग्रेट. तो इसके अलावा हम कंपनी की अगर प्रॉफिट्स की बात करें, या कंपनी का जो हम कहते हैं कि इस साल का रेवेन्यू ये रहा और पिछले साल से अगर कंपैरिजन करें, उसके बारे में बताइए कि तो हमारी बहुत अच्छी लर्निंग लेसन्स रही हैं. मैंने बताया कि 2020 में मैं लाइसेंस आई, फिर भगवान ने हमारी और लंबी टेस्ट की कोरोना ला करके, और 2022 में. तो मैं अगर कंपेयर करूं सो बिजनेस वाइज ये मेरा 4था साल का ऑपरेशन से जब प्रोडक्ट सेल्स में गया है जी. और फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में मैं 100% ग्रोथ किया था. सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में 400% ग्रोथ किया था. और थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर तक में हम बीच में थोड़े से डाउन हुए थे, जिसमें हमारा ग्रोथ रेट मात्र 10% रहा. लेकिन इस साल, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल ऑलरेडी हम 30% क्रॉस कर चुके हैं. वो जो लास्ट ईयर के नंबर थे हम उसके 30% अपवर्ड चल रहे हैं. तो बाय ईयर एंड तक, बाय मार्च तक हमें दिख रहा है कि हम 2.5 टाइम्स हायर रहेंगे. और ये देखते हुए प्रॉफिटेबिलिटी, इस साल हम लोग अभी तक हम लोग कैश पॉजिटिव नहीं थे, इस साल हम लोग कैश पॉजिटिव और प्रॉफिटेबल रहेंगे. क्योंकि R&D ड्रिवन कंपनी है, तो आप भी जानते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लगता है जब आप कुछ नया चीज कर रहे हो. बट इस स्टेज पे हम लोग हैं, और यही रीजन है कि जो इन्वेस्टर्स का भी जो ट्रस्ट है, वो हमारे जो नंबर्स बता रहे हैं, जो हमारी डेवलपमेंट बता रहे हैं, यही नतीजा कि लास्ट वीक जो मैंने कुछ फंड रेज की, 6.3 करोड़ की एक छोटी सी राउंड हमने जो रेज की, यही नतीजा है कि हमारे इन्वेस्टर्स आगे आए और आके हमें सपोर्ट किया है. जिसमें हमारे कई सारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे जिनको अभी भी काफी विश्वास है कंपनी के ऊपर, जो कंपनी ने किया हुआ है. तो ये देखते हुए और काफी हमें यकीन है कि हम काफी अच्छा करेंगे रेवेन्यू वाइज इस साल, और आगे के समय में जो ग्रोथ है वो हमारा और भी काफी फास्ट होने वाला है. ग्रेट विवेक, अभी आपने बताया अपने फंड रेज के बारे में, तो आपने इससे पहले या फिर अब इसके बाद आपने बोला कि अभी हम फंड रेज करेंगे इसके बाद छोटा सा, और तो उसके बारे में बताइए कि वो कब हम देख सकते हैं कि फाइब्रो हील का होगा, और इससे पहले आपने क्या फंड रेज किया था? मैंने पहली एंजल राउंड में पूरी कहानी बताऊंगा. हमें भी नहीं पता था, हम एक नॉर्मल घर से आते हैं, हमें भी नहीं पता था कि फंडिंग क्या होती है, एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, VC क्या होता है.
जो कई सारे जो हमारे दर्शक होंगे वो भी ये लोगों को तो नहीं पता। तो शायद मैं 6 साल पहले की जर्नी दिखाऊंगा। मैंने 2017 में जब कंपनी स्टार्ट हुई, पहली एंजल राउंड हमें 2019 में आई जी। जब मिस्टर सुब्रमण्यम एक कंपनी बिल्ड किए थे सूचर्स इंडिया, उन्होंने एग्जिट किया था, तो पहला एंजल राउंड था। उसके पहले हम लोग बूटस्ट्रैप किया, जो फाउंडर्स थे मैं और भरत टंडन, उन्होंने अपना पैसा डाला था। ओके। और जब मिस्टर सुब्रमण्यम ने इन्वेस्ट किया उस वक्त हम लोगों ने भी इन्वेस्ट किया। फिर हमारे अगली इन्वेस्टमेंट हमने रेज की थी 2020 में। 2020 में जब सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स सीकैम्प ने हमारी कंपनी में 75 लाख की इक्विटी इन्वेस्टमेंट की। ओके। जब कोई कंपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट करती है तो आपकी वैल्यूएशन सेट होती है कि पर शेयर हमारा प्राइस सपोज कीजिए 200 रुपए रहे या 150 रुपए रहा, जो भी रहा, तो वो हमारी सेट हुई। उसके बाद जो कर्नाटका गवर्नमेंट का आईटी वेंचर फंड है, किटवेल फंड कहा जाता है, उसने 2021 में सब्सक्राइब किया और वापस से 2022 में उन्होंने वापस से इक्विटी सब्सक्राइब किया, जिससे हमारी कंपनी की वैल्यूएशन सेट हुई। और उस दम के साथ हम नया प्लांट बनाना शुरू किया, क्योंकि जो मेडिकल सेक्टर होता है इसमें आपका बैकएंड प्लांट रिसर्च काफी, इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। मार्केट में आप कुछ लड़ाई कर सकते हो, लेकिन जो बैकएंड की स्ट्रेंथ है वो आपको मार्केट में ज्यादा लंबे समय तक रहने देती है। और फिर हमने 2023 में हमने बताया कि हमने कुछ ये रही मेरी इक्विटी फंडिंग की जर्नी। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डेट फंडिंग, जो जिसे कि हम लोन भी कहते हैं, या जो हमने पायरेक के थ्रू अंडर देयर प्रोडक्ट कॉमर्शियलाइजेशन प्रोग्राम, पायरेक के थ्रू हमने एक छोटी सी डेट फंडिंग रेज की, और एग्जिम बैंक के थ्रू उभरते सितारे प्रोग्राम के अंदर भी हमने डेट फंडिंग रेज की। तो एज ए कंपनी आपको इक्विटी और डेट दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अगर जब तक आप रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे हो तब तक आपको इक्विटी पे फोकस कर रहे हैं, और अगर आपकी रेवेन्यू अच्छी आने लगी है तो आप डेट के ऊपर भी देख सकते हो, क्योंकि आपको पे बैक करने की एबिलिटी आप में आ गई है। तो हमने दोनों लिया, और अब वापस से सिंस हमारा प्लांट रेडी है तो जो ग्रोथ कैपिटल आना है वो ग्रोथ कैपिटल के लिए हम इक्विटी राउंड अभी रेज किए हैं, और इसके अलावा हम एक और राउंड रेज करेंगे जो कि हमारे नए प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में, और जो आपने बोला कि यूरोपियन मार्केट्स के लिए और जो बाकी के मार्केट्स के लिए, वो अगले आप 6 से 8 महीने के अंदर आपको वो न्यूज आएगी कि फाइब्रोहिल अगेन रेजेस अराउंड, तो वो न्यूज आएगी 6 से 8 महीने के बाद। बट ये जो जर्नी रही है हमारी, और हमें भी नहीं पता था कि फंड रेज कैसे करते हैं। लोग कहते हैं मार्केट अच्छा है, मार्केट बुरा है, लेकिन एक जो मेरी लर्निंग रही है, अच्छी कंपनियों के लिए मार्केट हमेशा खुला है। जो फंडामेंटली सही कंपनी है, जो फंडामेंटली जिन्होंने अच्छा काम किया है, और फंडामेंटली अच्छा काम करने का एक ही तरीका है, इन्वेस्टर को खुश मत कीजिए, अपने कस्टमर को खुश कीजिए और वो डिलीवर कीजिए जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं। ये 2 काम करिए, इन्वेस्टर अपने आप आपके पास है। ग्रेट विवेक, आपने बहुत ब्यूटीफुली समझाया कि फंडिंग के पीछे, क्योंकि आजकल मोस्टली स्टार्टअप लोग बाद में स्टार्ट करते हैं। उनका पहले होता है कि हम फंडिंग रेस कर लेते हैं, हम इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं, भले ही उसके बाद उनको वो एक प्रेशर फील होता रहे कि हमारे पास उनके वो लॉसेस में जा रही है कंपनी। इसीलिए स्टार्टअप्स आई गेस मैं अभी आपकी इस सवाल पे भी आऊंगी, लेकिन आई गेस इसीलिए लोग पीछे लैग कर जाते हैं, क्योंकि वो फंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं रादर कि वो डिलीवर क्या कर रहे हैं या उनकी लर्निंग क्या है उससे रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करती हूँ मैं कि लोग जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, बहुत बड़ी इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है स्टार्टअप इंडियाज में, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स हैं जो ऐसे फेल हो रहे हैं। बड़े स्टार्टअप्स जैसे कि बायजूस की अगर हम बात करें, बायजूस का हम लोग जब कोविड के टाइम उसका इतना ज्यादा बढ़ा और इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, किसी को नहीं पता था कि ऑनलाइन लर्निंग जैसी कोई चीज हो सकती है, लेकिन कोविड ने हमें इंट्रोड्यूस किया और बायजूस ने उसका पूरा फायदा उठाया। दे ग्रू, बट उसके बाद दे फेल्ड। उसके बाद से स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा फेल होते हैं। तो उसके पीछे क्या आपको लगता है कि रीजन? नहीं, बहुत ही शानदार प्रश्न आपने ये किया है कि स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा फेल हो रही है। उसका भी एक रीजन है। एक मैं सिंपल भाषा में बताऊं, बचपन से हमें सिखाया जाता है उतना ही मुंह में डालो जितना चबा सकते हो। अब एक आपसे बड़ी सिंपल भाषा में बताऊं, आज अगर फाइब्रोहिल में क्या मैं 500 करोड़ डाल दूं तो क्या कंपनी रेवेन्यू 800 करोड़ की रेवेन्यू कर देगी 2 साल में? इसका आंसर है नहीं। अगर आज मैं कंपनी में मैं 20 करोड़ डालूं या कंपनी में मैं 120 करोड़ डालूं, रेवेन्यू जितनी बढ़ रही है हो सकता है उसमें से 20-30 करोड़ ज्यादा और ऊपर नीचे होगा, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है वो लिमिटेड है, जो रिसोर्सेज है। और दूसरी चीज की कंपनी जो जिस वैल्यूएशन पे जा रही है वो अनअफोर्डेबल हो जा रहा है। एक एग्जांपल बताऊं कि आप, सिंपल सी बात है, आप 1 केजी एप्पल खरीद रही हो, वो 300 रुपए किलो का है, कल की रेट को 3000 का हुआ, उसके अगले साल 30,000 का हुआ। आपको भी पता है कि आज से 20 साल बाद भी एप्पल 30,000 रुपए किलो नहीं बिकने वाला है। सो वो भी समझने की जरूरत है। और कई बार इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स के बीच में एक और जो सबसे बड़ा फेलियर का रीजन होता है वो इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स के बीच की नॉन ट्रांसपेरेंसी।
क्योंकि इन्वेस्टर्स देखते हैं कि फाउंडर सही नहीं है, एक समय के बाद, शुरू में फाउंडर ठीक होता है, एक समय के बाद प्लस बहुत सारी बाकी चीजें आ जाती हैं। तो एक सिंपल भाषा में बताऊं कि अक्सर आप देखोगे कि इन्वेस्टर्स का बिलीफ होता है कि फाउंडर गलती कर रहा है, और फाउंडर का यह होता है कि इन्वेस्टर मेरी कंपनी लेना चाहता है, और दोनों के बीच में डिसीजन मेकिंग का क्लैश होता है। इसलिए कुछ चीजें क्लियर रखनी चाहिए, और सबसे जरूरी है कि आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जब आपके परिवार का हिस्सा है, तो आप उन्हें मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहा करो। जरूरी नहीं है कि हर महीना आप अच्छा ही करोगे, जो बुरा भी किया हो, जब सामने वाले को पता होता है कि ये चीज इस बार उतनी अच्छी नहीं हो रही है, हमने प्लान ये किया था और ये रीजन के साथ, तो कई बार लोग समझते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो ना समझे, नहीं तो ज्यादातर लोग समझते हैं। कहीं ना कहीं वो जो क्लैश होता है जब बोर्ड और इन्वेस्टर और फाउंडर्स के बीच, तो वो कंपनी को डुबा देता है। यही रीजन है कि ज्यादातर कंपनी, और अक्सर एक और चीज जो फाउंडर्स अक्सर मिस करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो मैं जिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं। जैसे हम भी अपनी कंपनी में इस चीज का खास ध्यान रखते हैं कि सारी जीएसटी की फाइलिंग, सारी टैक्स फाइलिंग, आपने फंड रेज लिया, फंड रेज की खुशी है, लेकिन उसके बाद आपके पास पासपोर्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू के जो फॉर्मेलिटीज है कंपनी सेक्रेटरी के, वो भले मुझसे 2-2.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उस चार्ज के पीछे भी हम अगर करेंगे तो आगे हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। वो अक्सर लोग कई बार मिस करते हैं, क्योंकि वो कंप्लायंस वाले मैटर को लोग मिस करते हैं कि पैसा आ गया, लेट्स स्टार्ट यूजिंग इट। अभी तक जैसे फंड आने के बाद भी आप जब तक सारी फाइलिंग आरओसी में नहीं कर रहे, आप वो पैसे यूज नहीं कर सकते। लेकिन वो चीजों में कई बार देखा गया है कि लोग करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, अक्सर स्टार्टअप्स के फेल होने का 3 मेन रीजन होता है। फाउंडर्स या फाउंडर इन्वेस्टर की क्लास, मार्केट को गलत ढंग से आंकना, सफिशिएंट कस्टमर के साथ जब आप सफिशिएंट टाइम नहीं बिताते हो तो मार्केट को गलत आंकते हो, और तीसरी चीज, जो मार्केट है उसका नॉन एग्जिस्टेंस होना, या ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो उस मार्केट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यही 2-3 चीज है जिनकी वजह से होती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन लेवल का फाउंडर का होना, या सही टीम का नहीं लेके आना होता है। विवेक, एक इन्वेस्टर्स की बात अभी आपने की, इन्वेस्टर और फाउंडर का क्लैश होने की वजह से भी कई बार स्टार्टअप जो हैं फेल होते हैं, वो एक रीजन है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स से, जब हम इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं, हम कोई भी अपना प्री सीरीज राउंड कर रहे हैं या सीड फंडिंग राउंड कर रहे हैं, ए सीरीज, कोई भी फंडिंग जब हम रेज कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टर्स का क्या एक प्रेशर रहता है कि भाई ये एक सुई है जो तुम पे लटकती रहेगी, ऐसा कुछ है? ये बिल्कुल सही बात है। ये इन्वेस्टर का प्रेशर आता है। ये इन्वेस्टर का प्रेशर उन लोगों पे आता है जो लोग ग्राउंड वर्क सही नहीं किए रहते। अगर आप याद रखिएगा, जो स्टार्टअप बिल्ड करने का या इन्वेस्टमेंट रेज करने का राउंड है, बड़ी साधारण आम जिंदगी की तरह है। एक इंसान की मदद तब हर कोई करता है जब उस इंसान को उसकी जरूरत नहीं होती। ये सब हमने देखा हुआ है कि अगर ओपनली भाषा में बताऊं कि अगर आपको कुछ मदद की जरूरत हो, जब आपको नहीं चाहिए तो लोग आपको मदद करने को तैयार रहेंगे, लेकिन जब आपको मदद चाहिए तो कोई आगे नहीं आएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट तब करना है जब आपकी कंपनी चलनी शुरू हो गई है, थोड़ी बहुत रेवेन्यू आनी शुरू हो गई है, थोड़े बहुत यूजर्स 10, 20, 50, 100 हो गए हैं, जिससे आपको दिखाने में आसानी हो कि मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा बेस्ट है, ये हमारे यूजर्स हैं, ये यूज कर रहे हैं और ये बार बार रिपीट परचेज कर रहे हैं और ये हमारा ट्रेंड है। तो जब डेटा बोलता है तो हर कोई चुप बैठता है, और उस वक्त इन्वेस्टर्स भी आपको दूसरे नजरिए से देखते हैं कि आपको अपना गेम प्लान पता है। जब आप एक स्टार्टअप करके आइडिया लेके गए हो कि अगर आप पैसा दोगे तो मैं चलाऊंगा, तो वहां पे इन्वेस्टर्स भी थोड़े से, क्योंकि इन्वेस्टर्स का अपर हैंड होता है, तो आपको हमेशा उस सिनेरियो में रहना है जहां पे आप अपनी पाथ वॉक कर रहे हो। ऑलरेडी जब आप एक स्टेज पे पहुंच चुके हो, तब आप इन्वेस्टर्स से लोगे तो घड़ी की सुई जो है वो आपके सपोर्ट में रहेगी। और ये भी बात सही है कि कई बार इन्वेस्टर्स आने के बाद, इसलिए कई जगह तो आपको जर्नी डिसाइड करनी होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि आज आप 20 हो, कल आप 200 हो, परसों आप 2000 हो जाओ। प्रैक्टिकली कई बार आपको बताना पड़ता है कि हम सही बिजनेस बिल्ड करेंगे तो हम 20 से 40 होंगे, 40 से हम 80 हो सकते हैं, 80 से 120 हो सकते हैं, लेकिन हम इस कंपनी को 800 तक या 1000 तक ले आ सकते हैं, 2000 तक नहीं पहुंच मिले। कई बार आपको ब्लंटली बताना पड़ता है और आगे का गेम प्लान करना पड़ता है, और फिर आपको ये भी जानने की जरूरत होती है कि वो इन्वेस्टर किस रोल तक प्ले होता है। याद रखिएगा, एक सिंपल भाषा में बोलो, इन्वेस्टर के साथ वो शादी होती है जिसका एक न एक फिक्स दिन का डिवोर्स होता है, वो प्री एग्रीड होता है। ये इन्वेस्टर्स के भाषा में बताऊं कि वो शादी नहीं जो आखिरी दिन तक चलेगी। इन्वेस्टर वो शादी होती है जो कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज कहा गया कि हम 3 साल तक, 5 साल तक, 7 साल तक साथ रहने वाले, और उसी बीच में आप कितने अच्छे से ब्रेन से निकाल लो, वही इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल डिवोर्स होता है जो आप पहले दिन साइन करते हो इन्वेस्टर के साथ। प्रीनोप के अंदर आपने जो कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज साइन किया कि हाँ हम इतने साल तक करेंगे, इन्वेस्टर के साथ वही सिनेरियो रहता है। और याद रखिएगा, इन्वेस्टर आपके अलावा 20 और कंपनीज को भी देख रहा है, तो आप उसके लिए एक हो, लेकिन आपके लिए आपकी कंपनी सब कुछ है। तो आपको सबसे पहले अपने कंपनी के जो कस्टमर्स, क्लाइंट, एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए आपके लोग, आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट, वो आपके लिए सबसे क्लोज यूनिट है। उसके बाद आता है दूसरे यूनिट में
आपके इन्वेस्टर्स है जो भी कुछ आप कह रही हैं, अगर आप ये स्टेज फॉलो करोगे तो आप नहीं फेलोगे। जो आपने कंपनीज का नाम लिया, बायजू लिया या गो मैकेनिक लिया या कई तरह की कंपनी जिनमें हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू देखे या बंद होते देखा, जो इतने बड़े लेवल पे, वो इतने बड़े लेवल पे चली गई थी कि वो सस्टेनेबिलिटी पॉसिबल नहीं था। अगर आप $22 मिलियन की वैल्यूएशन देखिए, आज बड़ी बड़ी कंपनी जो कई करोड़ की प्रॉफिट्स कमा रही हैं, उनकी वैल्यू क्या है। और आज ऑफ कोर्स कोविड टाइम में बायजू का काफी अच्छा सपोर्ट मिला था, और इसके पीछे कहीं ना कहीं सपोर्ट ये है कि जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस को है, फाउंडर उसको पूरी करते चले गए, अपने कस्टमर्स से दूर हो गए और इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते चले गए, और इसीलिए ये चीजें गड़बड़ हुई। ग्रेट विवेक, आई थिंक आपने सारी वो चीजें बताई हैं जो लोग सुनना चाहते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना है, मतलब जो भी लोग अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं उनको क्या क्या गलतियां हैं जो वो अवॉइड कर सकते हैं अपने स्टार्टअप को डूबने से बचाने के लिए। तो विवेक, लास्ट क्वेश्चन कहूँगी मेरा होगा कि नेक्स्ट 5 years में हम फाइब्रो हील को या फिर आप फाइब्रो हील को कहाँ देखते हैं? अगले 5 साल के अंदर हम इंडिया के अंदर वुंड मैनेजमेंट स्पेस में टॉप 2 कंपनीज के अंदर आप हमारा नाम देखेंगी, और मेडिकल डिवाइस मेडटेक सेक्टर में टॉप 10 कंपनीज के अंदर हम जरूर हमारा नाम से ये इसके साथ रहेगा। और कम से कम एक और हमारा सपना है कि अगले 5 साल तक हमारे एम्प्लॉयज की संख्या 250 से ऊपर रहे। अभी फिलहाल आपकी अभी फिलहाल हमारे कुछ 60 लोग हैं। तो सारी टीम बैंगलोर बेस्ड ही है? नहीं, सारी टीम हमारी नहीं बैंगलोर बेस्ड है। कुछ लोग बैंगलोर बेस्ड हैं और कुछ लोग जो अलग अलग मार्केट्स में भी हैं, विजिट करते हैं। लेकिन यही है कि जो 60 है वो 250 से ऊपर रहे। हमारी खुशी होगी अगर 1000 होते हैं तो और खुशी की बात है, लेकिन कम से कम ये नंबर मैं देख रहा हूँ कि 250 लोगों की टीम हो हमारी।